गुड आफ्टरनून लफी, गुड आफ्टरनून। आई होप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। और आज की क्लास हमारी थर्ड क्लास है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के लिए। और आज की क्लास के अंदर हम टीपी एक्ट को थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। और मूवेबल प्रॉपर्टी का हमने लास्ट क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया था और उसको आज हम मूवेबल प्रॉपर्टी को और डिटेल के अंदर पहचानेंगे कि एक्चुअल में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जो मूवेबल प्रॉपर्टी हमारा हर जगह पे जिक्र करा हुआ है, भले ही वो सेल के लिए हो, भले ही वो मॉर्गेज के लिए हो, भले ही वो लीज के लिए हो, भले ही वो गिफ्ट के लिए हो, और एक्सटर्नल क्लेम्स तो केवल मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। ठीक है, तो इन कैटेगरीज में हमारे को हर जगह पे मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करा हुआ है। तो एक्चुअल में हमारा टीपीए इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को क्या बताता है उसके बारे में हम आज की क्लास में डिटेल में और समझेंगे। ठीक है जी, तो जल्दी जल्दी सभी लोग क्लास के अंदर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले हम 2 मिनट या 5 मिनट लगा के अपना लास्ट क्लास के अंदर जो हमने पढ़ा था उसको एक बार कंसिडर कर लेते हैं। सभी लोग रिवाइज करके आए हो? जो बच्चा रिवाइज करके नहीं आता है वो सबसे बेकार बच्चा होता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हमने कैसे कैसे कर सकते हैं। बाय द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हम कैसे कर सकते हैं? कन्वे करके, डिलीवर करके। ठीक है, कन्वे करके, डिलीवर करके हम ट्रांसफर कर सकते हैं। बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज हम कर सकते हैं। इसमें हमने कहा था बाय सेल, बाय मॉर्गेज, बाय लीज, बाय गिफ्ट, बाय एक्शनेबल क्लेम्स। इन जरियों के जरिए, और उसके लिए वॉलंटरी ट्रांसफर होना जरूरी है। वॉलंटरी ट्रांसफर अगर कर रहे हो तो कुछ कंसिडरेशन का होना जरूरी है। बिना कंसिडरेशन के भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और एक हमने तरीका पढ़ा था बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, लेकिन बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के कंटेक्स्ट में हमारा टीपीए कानून अप्लाई नहीं होता है, उसके लिए अलग कहानी है। ठीक है, उसके लिए अलग कहानी है। फिर हमने क्या कहा था कि अगर कोई विल का कंसेप्ट होता है कि विल के जरिए भी हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, तो क्या विल के जरिए अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो हमारा टीपीए कानून क्या गवर्न होता है? क्या हमने कहा था नहीं होता, सॉरी नहीं होता है। चलो जी, ये भी बात हमने लास्ट क्लास के अंदर समझ ली थी। क्यों नहीं होता? क्योंकि इंटर बायोस यहां पे ट्रांसफर होता है बिटवीन टू लिविंग पर्संस। और आज जो हमने अपना सुबह 11 बजे फैमिली लॉ की क्लास ली थी, मुस्लिम लॉ की क्लास ली थी, उसके अंदर मैंने जो अभी हरियाणा जुडिशरी का मेंस हुआ है, इसके क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस करे थे। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आपने घर पे जाके अपने आंसर्स को करा होगा। ठीक है, आंसर्स को लिखा होगा। और अगर नहीं लिखा तो जब अभी छुट्टी आएगी तो पक्का आप लोग उन आंसर्स को लिखना शुरू कर दीजिएगा। मैंने आपको पूरा मेंस का वो समझाया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, कौन सा केस लॉ हमें डालना होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद थोड़ा सा मन में आपके कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए कि जितना हमने हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर पढ़ा, हिंदू माइनर गार्जियनशिप एक्ट में पढ़ा, सक्सेशन में पढ़ा, एडॉप्शन में पढ़ा, अब जो मुस्लिम लॉ में पढ़ रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन वही हैं जो हमने पढ़े हुए हैं। हाँ है ना? इससे बाहर कुछ आया पेपर में, मेंस में? प्रीलिम्स तो आप दूर की बात समझो, मेंस जब हम कर रहे हैं तो। ठीक है, तो बस मेन हमारे अंदर कमी क्या है कि हमारे को अपने मन में जागरूकता रखनी है, जिज्ञासा रखनी है कि अब यार मेरे को एटलीस्ट हर दिन 2 मेंस के आंसर तो लिखने ही लिखने हैं। अब जैसे टीपीए स्टार्ट हो गया है तो टीपीए की भी आदत बना लो। बुक बताई दी थी मैंने, ठीक है, कि हर दिन मेरे को 2 आंसर्स तो एटलीस्ट मेंस के लिखने ही लिखने हैं। बड़ी कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, सॉरी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, मेरे को लिखने तो हैं, तो लिखने तो हैं। ठीक है, तो इतना काम अगर कर लोगे तो आपको आंसर पेपर क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो 95% बच्चे अपना ये एक तरह से बोलते हैं ना, कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन, कंसंट्रेशन जो नहीं रख पाते हैं। अब देख लेना 95% की क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर 100 बच्चे पेपर देने जा रहे हैं उसमें से 95% बस ऊपर से पढ़ के आएंगे, अच्छा भी पढ़ के आएंगे, लेकिन उनमें से हर कोई इतना मेंस के लिए परफेक्ट नहीं होगा। 5% बच्चे होंगे जिन्होंने कभी ना कभी धोखा खाया होगा, फेल हुए होंगे, फिर उनके या फिर किसी टीचर की बात मानी होगी, तब वो अपना करके आए होंगे, तो दे विल गेट द सक्सेस। ठीक है, और आपको एक मैं सजेशन दूंगा सभी लोगों को, जो भी क्लास आप अटेंड करते हो ना, अपनी क्लास कॉपी बनाते हो, तो क्लास कॉपी के ऊपर ना अपना जो ये खाली जगह होती है वहां पे लिख लिया करो, ये क्लास 1 है, हमने आज इतना लिखा, ये क्लास 2 है, आज हमने इतना लिखा, आज हमारी क्लास 3 है, आज हमने इतना लिखा। तो ऐसे लिखते चलोगे ना डेली, तो कभी आप रिकॉर्डिंग में कभी देखनी हो तो आपको याद रहेगा, अरे यार क्लास 3 का सर ने एक चीज बोली थी, मैं लिख नहीं पाया था लाइव क्लास में, चल मैं रिकॉर्डिंग खोल लेता हूं। तो डायरेक्ट जाओ 1 2 3, यानी कि टाइटल क्या है, आप वैसे लिखते चलिए। ठीक है, ये फायदेमंद चीज बता रहा हूं। चलो अब हम दोबारा आते हैं। सेक्शन 6 में हमने क्या कहा था कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल इन नेचर की होंगी, केवल वही टीपीए से गवर्न होंगी। अगर कोई नॉन ट्रांसफरेबल है उसके लिए टीपीए कुछ नहीं बात करता है। सेक्शन 7 हमने क्या कहा था कि कंपिटेंसी ऑफ द पार्टी, दोनों पार्टी मेजर होनी चाहिए और दोनों पार्टीज अपना साउंड माइंड होनी चाहिए, और ये एक्सटेंशन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करता है। ठीक है, फिर हम डायरेक्ट जंप करके सेक्शन नंबर 3 की तरफ आ गए थे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी होता क्या है। इमूवेबल प्रॉपर्टी हमने कहा था कि नेगेटिवली डिफाइन करा हुआ है हमारे टीपीए कानून के अंदर। टीपीए ने बोला है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है,
वो नहीं बता रहे हम। टीपी इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या नहीं होती है वो बता रहे हैं। तो क्या नहीं होती है, पहला हमने क्या पढ़ा था कल की क्लास में, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, ये तीन चीजें हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आती है। चलो ये भी हमने समझ लिया था, ठीक है, ये भी हमने समझ लिया था, इतनी बात क्लियर हो जाती है। फिर मैंने क्या कहा था कि भाई आखिर में इंक्लूडेड क्या क्या होता है ये तो कोई बता दे। इसके लिए मैंने आपको तीन कानूनों की मदद लेके आपको इसका जवाब दिया था। पहला सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 26 जनरल क्लॉजेज एक्ट, दूसरा सेक्शन 2 क्लॉज 6 रजिस्ट्रेशन एक्ट, और सेक्शन नंबर 3 ऑफ टीपीए जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 26 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट हमारा 1897 का कानून है। इसके अंदर हमने क्या कहा था कि अगर कोई भी बेनिफिट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ अटैच्ड होते हैं, या कोई भी या तो इमूवेबल प्रॉपर्टी खुद अटैच्ड होती है, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी खुद इस तरह से अटैच्ड है जिसको निकाला इतनी आसानी से नहीं जा सकता है, तो ये सारी चीजें हमारी क्या मानी जाएगी कि ये प्रॉपर्टी अपने आप में क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। जैसे मैंने आपको ये फ्रिज कह रहा हूं, ये एसी, पंखा, ट्यूबलाइट, ये सब जो धरती से अपनी अटैच्ड है, ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी इमूवेबल मानी जाएगी। अब कौन कौन सी चीजें हमारी धरती से अटैच्ड होती है और कैसे अटैच्ड होती है, इसके लिए मैंने क्या कहा था कि अगर कोई भी चीज अपना रूटेड है, जड़ों तक अगर धरती से उसकी कोई भी प्रॉपर्टी की जड़ें धरती में गई हुई हैं, समझ लो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर कोई भी चीज धसी हुई है अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी में, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्लियर हो जाती है बात, मैंने ये भी पढ़ाया था। अब क्या क्या इंक्लूडेड नहीं होता, मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। स्टैंडिंग टिम्बर के लिए मैंने आपको एक केस लॉ भी लिखवाया था, शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958 का मैंने आपको केस लिखवाया था, जिसके लिए मैंने क्या कहा था कि अगर कोई पेड़ है या कोई प्लांट है जो अपनी ग्रोइंग नेचर का है, जो उग रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये प्लांट, ये पेड़ अपने आप में क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर कोई बेजान पेड़ अपना, ना तो वो उग भी नहीं पाएगा, वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, तो उस, और वो अपना धरती से उसकी जड़ें गई हुई है धरती में, या वो रूटेड है धरती से, तो ऐसे पेड़ को जो कि अपने आप में बेजान है, तो वो पेड़ नहीं बोलते, उसे हम स्टैंडिंग टिम्बर बोलते हैं, सूखी लकड़ी बोलते हैं। तो इसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं, इसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या मानेंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे, ये मैंने आपको बता दिया था। फिर मैंने क्या कहा था, ग्रोइंग क्रॉप्स, जो उगती हुई फसल होती है, जब तक वो फसल उग रही है बढ़िया बात है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था ना कि अगर कोई ग्रोइंग क्रॉप्स है, तो अगर वो उगती हुई फसल है, तो जब तक वो फसल उग रही है तो हमारे तो कोई काम की नहीं है, वो उगती रहेगी उगती रहेगी उगती रहेगी, कुछ नहीं होगा। तो ऐसे में इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ग्रास का है, ठीक है, ग्रास का हम कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए हम उसको कुछ नहीं बोल रहे, मूवेबल प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, बात खत्म हो जाती है, ठीक है। अब यहां पे एक नई बात आती है, मूवेबल प्रॉपर्टी को जानने के लिए हमने 3 कानून की बात करी थी। सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 26 जनरल क्लॉजेज एक्ट, सेक्शन 2 क्लॉज 6 है नहीं, रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है, और सेक्शन नंबर 3 ऑफ टीपीए, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम यहां पे बात करते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 26 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसमें थोड़ा सा आपको लिखना भी पड़ेगा, ठीक है, जब भी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। सेक्शन 2 क्लॉज 6 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, ठीक है, 1908। अब इसमें थोड़ा सा लिख लो, अगर लिखना हो तो, कि पूरी डेफिनेशन पहले लिख लो। द एक्सप्रेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी, द एक्सप्रेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी, द एक्सप्रेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, थोड़ा हाथ तेज चलाइएगा, द एक्सप्रेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, रजिस्ट्रेशन एक्ट ने ना एक सिंपल भाषा में इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करा है, जो हम हर कानून में देखते हैं। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट, सॉरी द एक्सप्रेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड, कॉमा, बिल्डिंग, कॉमा, हेरिडेटरी अलाउंसेस, थोड़ा हाथ तेज चलाना, लैंड, बिल्डिंग्स, कॉमा, हेरिडेटरी अलाउंसेस, कॉमा, राइट टू वे, कॉमा, राइट टू फेरीज, कि मैं जो है अपना तालाब में, नदी में, समुंदर में अपनी नाव चला रहा हूं, तो ये मेरा राइट है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो राइट टू फेरी, ठीक है, राइट टू फेरीज, कॉमा, राइट टू फिशरीज, राइट टू फिशरीज, मछली पकड़ने का अधिकार, इसका मैं एग्जांपल ऑलरेडी आपको पहली 2 क्लासेस में ऑलरेडी दे चुका हूं, ठीक है। फिश पकड़ने का अधिकार, अब तालाब में पकड़ रहे हो
तो अगर आपका उसमें राइट है तो वो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगी, क्योंकि वहां से आप बेनिफिट ले रहे हो, वो आपका राइट अराइज हो रहा है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में से। और एनी अदर बेनिफिट, और एनी अदर बेनिफिट, और एनी अदर बेनिफिट, और एनी अदर बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, ठीक है, अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल रश्मिता, आपने बिल्कुल सही बात बोली, ठीक है, अराइजिंग आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स, एंड थिंग्स, एंड थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ, अटैच्ड टू अर्थ, अटैच्ड टू अर्थ, फुल स्टॉप। अभी इतनी एक लाइन और बची है, वो भी लिखवाऊंगा। यहां तक समझ में आ गया? रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज 26 हमारे को क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें आती हैं, कि कोई भी लैंड हो गया, कोई भी बिल्डिंग हो गई, कोई भी हेरिडेटरी अलाउंसेस हो गया, कोई भी राइट टू फिशरी हो गया, कोई भी राइट टू फेरी हो गया, ठीक है, कोई भी राइट टू वे हो गया, ठीक है। तो उस जमीन में से जो भी चीजें निकल के आ रही हैं, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में से जो भी बेनिफिट निकल के आ रहे हैं, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में से कोई भी राइट निकल के आ रहा है, वो आपकी क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो जो मैंने पहले अकॉर्डिंग टू द सेटलमेंट ने कहा था, अकॉर्डिंग टू द सेटलमेंट ने क्या कहा था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब बंडल ऑफ राइट्स। तो इसका मैंने एक एग्जांपल दिया था, मछली पकड़ने का अधिकार। फिर हमारी स्टूडेंट के साथ में डिस्कशन भी हुआ था इसके रिगार्डिंग, थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था। फिर हमने जनरल क्लॉजेस एक्ट पढ़ा, थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में हमने लिखा, थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर हुआ। हाँ आए ना? अब यहां पे एक लाइन छोड़कर नेक्स्ट लाइन से एक लाइन छोटी सी और लिख लो जो इसी के अंदर है। बट डज नॉट इंक्लूड, बट डज नॉट इंक्लूड, बट डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, कॉमा ग्रोइंग क्रॉप्स, कॉमा ग्रास। तो ये रजिस्ट्रेशन एक्ट ने भी बोला है, ये स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और अपना ग्रास को एक्सक्लूड करा है रजिस्ट्रेशन एक्ट ने भी और सेक्शन 3 के टीपीए एक्ट ने भी। ठीक है, चलो ये बात भी हमारे को समझ में आ गई। अब यहां पे ना थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं, अब यहां पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं जो मुझे लगता है आपको पता होना बहुत जरूरी है, जो मुझे लगता है आपको पता होना जरूरी है। अभी हमने बात करी लैंड की, ठीक है, लैंड, ये लैंड का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको हर कोई बताता तो है कि बच्चों लोग बस ये लिख लो, ये पढ़ लो, यहाँ पे किताब में ये लिखा हुआ है, बस बात खत्म। सॉरी, हम यहाँ पे ये चीज नहीं करने आए हैं, ठीक है, ये आपको बतेरे लोग पढ़ाएंगे बट एक्चुअल में इसका कोई मतलब नहीं बताएगा। तो लिख लो अगर इसका भी आपको मतलब जानना है। लैंड का मतलब होता है सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, जो धरती का सरफेस होता है उसको हम लैंड बोलते हैं। अब इसके ऊपर आपकी कोई भी जमीन है, आपने खुदाई करवाई, खुदाई करवाने के बाद उसमें अपनी नींव रखवाई, ठीक है, फिर धीरे धीरे बढ़ाई बढ़ाई बढ़ाई, फिर आपने अपनी इमारत बनवाई है, तो वो इमारत आपकी क्या मानी जाएगी? इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो आपकी इमारत है वो धरती के अंदर धसी हुई है, वो इमारत की जो जड़ें हैं वो धरती के अंदर धसी हुई हैं, ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ से वो अटैच्ड है, अटैच्ड है। क्लियर हो गई मेरी बात? तो लिख लो पहले सरफेस ऑफ अर्थ। और वो जो आपने सरफेस ऑफ अर्थ पे अपनी इमारत खड़ी करी है और उस इमारत में से जो बेनिफिट्स निकलेंगे आपके, कोई भी बेनिफिट हो सकता है। आप रेंट पे दे रहे हो तो रेंट एक बेनिफिट निकला, आप मॉर्गेज पे दे रहे हो तो उसका जो पैसा मिलेगा वो आपका बेनिफिट निकला है, या कोई भी तरह का बेनिफिट हो सकता है। आपने हॉस्टल खोला है या कुछ भी होटल खोला है, रेंट पे दिया है अपने इमारत को, जमीन, अपनी प्रॉपर्टी को, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी तो आपकी इमूवेबल है, कोई मना ही नहीं है, लेकिन उसमें से जो बेनिफिट निकल रहे हैं वो भी इमूवेबल है, ठीक है। तो लैंड लिखो, लैंड में सरफेस ऑफ अर्थ एंड बेनिफिट्स फ्रॉम लैंड, या फिर आपकी एक सरफेस है उस पे जो भी बेनिफिट निकल के आ रहे हैं, ठीक है, बट उसके लिए मैंने आपको क्या एक्सक्लूड करा है? स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, ठीक है। अभी लिख लो, इसके अंदर मैं बताऊंगा। जैसे कि एक सरफेस है, उसमें तालाब उग गया, उसमें मछलियां आ गई, अब मछली पकड़ने का राइट आ गया उसमें, तो वो जो मछली पकड़ने का अधिकार है आपका, वो आपका क्या हो गया? राइट टू फिशरी, तो वो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। अब आपका थोड़ी ज्यादा जमीन है, ज्यादा बड़ा तालाब है, वहां पे नाव चला रहे हो, ठीक है, समझ में आ गई नहीं बात? तो वही आपको मैं समझाना चाह रहा हूं। तो सरफेस ऑफ अर्थ एंड बेनिफिट्स फ्रॉम लैंड, कॉमा, दोबारा लिखो, राइट टू फेरी, नाव चलाना, हिंदी में लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई राइट टू फेरी का मतलब FERRY, ठीक है, फेरी, कॉमा, राइट टू फिशरी, मछली पकड़ना। या आपने एक आपकी जमीन है, आपने इधर तो अपने वो उगा लिए खेत, बीच में से आपने एक रास्ता निकाला, ठीक है, अपने घर जाने के लिए, तो वो जो रास्ता है राइट टू वे, एक और कॉमा लिख के कॉमा करके लिख लो, राइट टू वे, तो वो जो अपना रास्ता निकाला है वो भी आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। लैंड सरफेस में तो आपने अपना धरती के सरफेस में तो आपने वो रास्ता निकाला है,
ठीक है, वहां पे आप गेट बंद कर लो, गेट लगा लो कि मेरे अलावा और कोई नहीं जाएगा भाई इस रास्ते में। ठीक है, तो राइट टू वे, तो ये हमारी लैंड की डेफिनेशन है। लैंड हमारा क्या होता है? सरफेस ऑफ अर्थ, और उसमें से जो बेनिफिट निकल के आ रहे हैं वो भी हमारा लैंड के अंदर आएगा, वो भी हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। और राइट टू फेरी, राइट टू फिशरी, राइट टू वे, ये सब लैंड के कंटेक्स्ट में ये आपको समझना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया? मुश्किल तो नहीं लगा ना? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट बनाइए, हेरिडेटरी अलाउंसेस। हेरिडेटरी अलाउंसेस, एक रजिस्ट्रेशन एक्ट ने हमारे को हेरिडेटरी अलाउंसेस के बारे में भी हेरिडेटरी अलाउंसेस का भी जिक्र करा है। अब ये हेरिडेटरी अलाउंसेस क्या होते हैं? जैसे कि आपको पता होना चाहिए, सेक्शन नंबर 5 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, सेक्शन नंबर 5 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट कि ऐसी प्रॉपर्टी जिन पे सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, देखो इसका सिंपल मैं मतलब बता देता हूं, कॉम्प्लिकेट ना करके। हेरिडेटरी अलाउंसेस का मतलब ये होता है, अलाउंसेस की बात हो रही है, अलाउंसेस मतलब कुछ बेनिफिट्स की बात हो रही है। जब हमारा भारत बनने से पहले रूलर्स हुआ करते थे, किंग्स हुआ, राजा महाराजा हुआ करते थे। ठीक है, किंग्स हो गए, रूलर्स हो गए, वो हुआ करते थे। तो उन्होंने, जब हमारा भारत बन रहा था, तो रूलर्स ने, किंग्स ने हमारे भारत के साथ साइन करे थे, कोविएंट साइन करे थे। ठीक है, कोविएंट साइन करे थे कि देखो भैया, ये जो हमारे बड़े बड़े किला हैं, जो हमारे किले हैं, ये रहेंगे तो हमारे, लेकिन इसका मेंटेनेंस सरकार करेगी। ठीक है, इसका मेंटेनेंस सरकार करेगी, और सरकार अगर हमारे को कुछ पेमेंट करना चाहती है, अगर सरकार हमारे को कुछ पेमेंट करना चाहती है एज अ रेंट के तौर पे, तो सरकार हमारे को करेगी। ठीक है, और जो हम देखते भी हैं कि अब हम कुछ टूरिस्ट जगह भी वो किलों को बना दी गई है। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं? तो कोविएंट कुछ साइन करे थे, तो वो जो जमीनें हैं जहां से हेरिडेटरी अलाउंसेस कुछ मिल रहे हैं, तो वो भी आपका क्या माना जाएगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में माना जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई आपको या नहीं आई? ठीक है, कि आप हमारे को अपने किले दे दो, अपनी जमीन दे दो, उसके बदले में हम आपको रेंट देते रहेंगे। ठीक है, तो सरकार ने सरकार के साथ में महाराजा ने, जब हमारा देश बन रहा था, ठीक है, तो उस टाइम पे कोविएंट साइन करे थे कि सरकार का कहना था आप हमारे को अपनी किले दे दो या अपनी जमीन दे दो, हम आपको उसके बदले में रेंट देते रहेंगे। ठीक है, आपको क्या लगता है कि जो हमारा, मैं रिपीट कर देता हूं, जो हमारा जो अपना कुतुब मीनार है, और हमारा ताजमहल है, या लाल किला है, हमारे दिल्ली में भी लाल किला है ना, क्या ये बस इतना सा था? लाल किला का जो एरिया है, बस वो इतना सा किला था? उसके बाहर जो है, बाहर रोडें बनी हुई थी? नहीं, किला बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। ये तो चांदनी चौक वगैरह इन्होंने स्ट्रक्चर बना के अपना तैयार करके रखा है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जब पहले हमारा, जब पुराने जमाने का जो टाइम था, जब शासन चलता था राजा महाराजाओं का, क्या तब भी ऐसे ही बना हुआ था? या आसपास की जमीनें, बिल्डिंग वगैरह ऐसे बनी हुई थी? नहीं, वो तो सरकार ने कोविड साइन करके जमीनें ली, फिर अपने हिसाब से मॉडिफाई करी, इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज किया, और जितना एरिया किले के लिए, किले के मैनेजमेंट के लिए छोड़ना है, उतना जगह छोड़ के उसको एक एज अ टूरिस्ट स्पॉट भी बना दिया, या फिर किले में एंट्री करने से रोक लगा दी। जैसे कुतुब मीनार के अंदर आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें कि कोई खराब वराब ना कर दे, कोई तोड़ताड़ ना दे, कुछ अंदर जाके कुछ डैमेज ना कर दे, इसीलिए आप बाहर बाहर से ही देखो भाई। ऐसी लाल किले के अंदर जाने के लिए भी बहुत, वैसे तो अलाउड नहीं है अंदर जाना, अलाउड नहीं है, बाहर की बाहर ही देखो भाई आप लोग। ठीक है, क्योंकि वो एक मॉन्यूमेंट है। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं? तो क्वेश्चन ये आता है कि उसके बदले में सरकार हो सकता है रेंट देती होगी, तो वो जो हेरिडेटरी अलाउंसेस के तौर पे जो रेंट मिल रहा है, वो भी बेनिफिट है, और वो अर्थ के सरफेस पर बना हुआ है, तो ये भी हमारे क्या माने जाएंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी माने जाएंगे। सबको ये बात समझ में आ गई? हेरिडेटरी अलाउंसेस का मतलब समझ में आ गया? एक लाइन लिखना चाहो लिख लो, द अलाउंसेस फ्रॉम कोविएंट, एक लाइन लिखना चाहो ना अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, द अलाउंसेस फ्रॉम कोविएंट, कोविएंट मतलब होता है एग्रीमेंट, मतलब कोविएंट का मतलब एग्रीमेंट ही होता है। ठीक है, तुम सोचो रहे कोविएंट क्या हो गया, कोविएंट का क्या मतलब है? कोविएंट मतलब एग्रीमेंट। ठीक है, सो कोविएंट के COVENTS, COVENTS, कोविएंट्स। ठीक है, द अलाउंसेस फ्रॉम कोविएंट्स, द अलाउंसेस फ्रॉम कोविएंट्स आर हेरिडेटरी अलाउंसेस, आर हेरिडेटरी अलाउंसेस, आर हेरिडेटरी अलाउंसेस, and they are the benefits
अराइजिंग या अराइजेज फ्रॉम द लैंड। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात, लॉजिकली क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक और चीज आती है हमारी यहां पे, इसके अंदर डज नॉट इंक्लूड में लिख लेना, स्टैंडिंग टिम्बर नहीं आता, ग्रोइंग क्रॉप्स नहीं आता और ग्रास नहीं आता। ठीक है, ये चीजें लिख लेना। तीसरी बात हमने क्या पढ़ी थी? तीसरी बात आपको बस यही समझनी है फिर तो, और राइट टू वे मैंने समझा दिया, राइट टू फेरी समझा दिया, राइट टू फिशरी समझा दिया, और एनी अदर बेनिफिट्स अराइजिंग ऑफ द लैंड ये मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो भैया क्लियर है? चलो एक बार आप लोग अपना टीपीए का बेरेक खोलना, टीपीए का आप लोग अपना बेरेक खोलना, उसमें सेक्शन नंबर 3 पे जाइए, इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी की तरफ आप जाइए। सेक्शन नंबर 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज। सभी लोग अपना बेरेक्ट ओपन करिए, सभी लोग टीपीए का अपना बेरेक्ट ओपन करो, जो लोग बेरेक्ट ओपन नहीं करेंगे वो डांट खाएंगे। ठीक है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, इसमें क्या लिखा है? इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज समथिंग रेप्यूगेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट। ठीक है, तो पहला हमारे को क्या बता रखा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को नेगेटिवली डिफाइन करा हुआ है, इट डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। बस खत्म कर दिया उन्होंने, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब फिर खत्म कर दिया। इसके अलावा और कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ। बट इसके अलावा हमने क्या क्या पहचाना? सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 26 जनरल क्लॉजेस एक्ट में हमने क्या क्या पढ़ा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब केवल यही नहीं होता, इसके अंदर हमारे बेनिफिट्स भी होते हैं, और कोई भी चीज अटैच्ड है वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। कोई भी धरती के साथ में फास्ट एंड तरीके परमानेंटली अटैच्ड है वो भी हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। फिर हमने रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ा, उसमें हमने क्या, कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, या कोई हेरिडेटरी अलाउंसेस है, या कोई अपना राइट टू फिशरी है, कोई राइट टू फेरी है, राइट टू वे है, एक्सेट्रा एनी अदर बेनिफिट है, वो सब हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगे। सेक्शन नंबर 3 के टीपीए हमने क्या पढ़ा कि ये सेक्शन नंबर 3 से हमने निकाला टीपीए से कि इट डज नॉट इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स और स्टैंडिंग टिम्बर और ग्रास। ठीक है, यानी कि स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। क्लियर हो गया? इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई डाउट है किसी को? बताओ। ये मैंने डायरेक्ट आपको इसलिए ओपन करवाया ताकि अब आप अपना अच्छे से आंसर लिख पाओगे। आपसे एग्जामिनर अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि एक्सप्लेन इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप डिफाइन कर दोगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है, चले आगे। ठीक है, तो हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी का सिलसिला यहां पे खत्म होता है। ठीक है, हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी का सिलसिला सॉरी यहां पे खत्म होता है। ठीक है, चलिए फिर अब यहां पे दूसरी डेफिनेशन हमारे को बता रखी है सेक्शन नंबर 3 ऑफ टीपीए में, इंस्ट्रूमेंट। हमारे को सेकंड डेफिनेशन बता रखी है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब इन्होंने क्या बताया है? नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, अरे भाई साहब, नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, ये मतलब हम बात बताकर हमारे को छोड़ दिया है। ठीक है, अब ये नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट क्या होता है भाई? मेरे दिमाग में कोई क्लियर, अगर कोई क्लियर करना चाहे, अरे सीधी सी बात है, विल को छोड़ के सब है, विल को छोड़कर सब है, क्योंकि विल हमारा टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर ऐसे ब्रैकेट में लिख भी लो, इसका मतलब क्या है? विच इज नॉट अ विल। भाई मेंस के अंदर जो सवाल आ रखे हैं ना, एक बार उनको आप चेक करना, आंसर लिखना शुरू कर देना आप लोग कि मेंस में हमारे को इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कैसे कैसे तरह के सवाल आ रखे हैं। ठीक है, बस एक ही जजमेंट था शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे वाला, जिसमें उन्होंने स्टैंडिंग टिम्बर को क्लियर करा था। तो वैसा कोई क्वेश्चन आया, लिख दो ये वाला जजमेंट, सोने पे सुहागा होगा। अभी से आदत बना लो यार कि रात को सोने से पहले रिवाइज भी मत करो, बस क्वेश्चन लिखना चालू कर दो, ऑटोमेटिकली आपको रिवाइज शुरू हो जाएगा। मेरे को ये आपको प्रिपेयर करके रखना है, पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, आज तीसरी क्लास में जो जो पढ़ा है आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। कैसे होगा? बार बार कुछ भी नहीं करना, पता है 6 बजे क्लास होती है, 5 बजे कॉपी लेके बैठ जाओ, रिवाइज कर दो बस पेज पलटते हुए, और जब आखिरी अपना टीपीए हो रहा होगा ना, मैं गारंटी से कह रहा हूं एक एक शब्द आपके जहन में बस चुका होगा। ठीक है, आपसे बेहतर कोई वो सब्जेक्ट कोई बता नहीं पाएगा, बेरट पूरा रट जाएगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही नहीं है, रात को सोने से पहले, जागने से पहले, ये वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस टाइम क्लास शुरू हो रही है, बस क्लास स्टार्ट होने से पहले कॉपी पेज पलटने आपको, जो जो आपने लिखे हैं, इतना भी कर लिया, मेंस के अंदर आपके जो पॉइंट्स है वो खुद दिमाग में आते रहेंगे। ठीक है, ये मैं गारंटी से कह रहा हूं, आप मेरी बात पे भरोसा रखना। अभी आपसे मैं अगर पूछूं लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, आप बताने लायक होंगे, क्योंकि हमने रिवाइज भी करा अभी 5-7 मिनट लगा के। ठीक है, राम, फिर एक और नंबर का आ गया, 9 नंबर का।
अभी इनका मैं करूंगा परेशान में भाई, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात? तो ऐसे आप फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास का, थर्ड क्लास का अपना पढ़ते चलो, ठीक है। चलो, इंस्ट्रूमेंट क्या कहता है? नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मींस अ नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या है? विच इज नॉट अ विल। विल के अलावा सारे दस्तावेज जो लिखित में है, सारे दस्तावेज जो लिखित में है, वो इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? जैसे कि एक सेकंड जरा होल्ड करिएगा। हाँ जी भैया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है लिखित, अ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट अ विल, विच इज नॉट अ विल, ठीक है। तो विल के लिए एग्जांपल में हम क्या बोल सकते हैं? एग्जांपल में हम ये बोल सकते हैं सेल डीड। एक सेल डीड का जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है वो एक तरह से इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा, जो कि नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है। मॉर्गेज की डीड हो गई, लीज की अपनी डीड हो गई, गिफ्ट की अपनी डीड हो गई, हाँ है ना। तो ये जो डीड होती है हमारी, तो ये विल तो होती नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे क्या माने जाएंगे? इंस्ट्रूमेंट माने जाएंगे, जो कि अपना नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है, जो कि हमारे नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो हमारे विल की कैटेगरी में नहीं आते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? इंस्ट्रूमेंट मींस नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट विच डज नॉट इंक्लूड विल। फॉर एग्जांपल, सेल डीड, मॉर्गेज डीड, लीज डीड, गिफ्ट डीड, एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें एक लाइन लिख लीजिए, इसमें आप लोग एक लाइन लिखना चाहो वो लिख लीजिए कि नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है, तो एक टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट के ऊपर एक लाइन लिख लो। अ टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट इज अ विल, अ टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट इज अ विल, विल मतलब विल, वसीयत, ठीक है। अ टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट इज अ विल, फुल स्टॉप। So the meaning of instrument, so the meaning of instrument, so the meaning of instrument suggest any document, suggest any document, suggest any document which is not same, which is not same, which is not same as the nature of will is an instrument. देखो मैं क्लियर बात बोलूं तो हमारा जो विल का डॉक्यूमेंट है वो भी अपना एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे मान सकते हैं, बट विल का जो इंस्ट्रूमेंट मानना और उसको सेम नेचर की तरह अपना यूज करना वो गलत होगा, क्योंकि विल के अपना एक अलग तरह से यूज किया जाता है, और ये जो हम डीड की बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, इसको हम अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं, दोनों का नेचर अलग है। इसीलिए ये मैं क्लैरिफाई आपको करके लिखवा रहा हूं, एग्जाम के अंदर आएगा कि क्या विल को हम इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे? द आंसर इज नो, नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया ना? ये बात आपको लिखवानी जरूरी थी, तो मुझे लगता है आपको लिखवानी चाहिए, तो मैंने लिखवाई, ठीक है। अब यहां पे तीसरी बात आ जाती है इंटरप्रिटेशन क्लॉज के अंदर। तीसरी बात हमारे को यहां पे वर्ड यूज करा हुआ है अटेस्टेड। तीसरा हमारे को अटेस्टेड वर्ड यूज करा हुआ है, अटेस्टेड इन रिलेशन टू एन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि अटेस्टेड यानी कि अटेस्टेशन एक इंस्ट्रूमेंट का होगा, ठीक है, यही बात बोलिए। इन रिलेशन टू एन इंस्ट्रूमेंट मींस एंड शैल बी डीम्ड ऑलवेज टू हैव बीन अटेस्टेड बाय टू और मोर विटनेसेस, ठीक है। दो या दो से ज्यादा विटनेसेस से अटेस्टेशन कराना कोई भी इंस्ट्रूमेंट का, सॉरी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का दो या दो से विटनेसेस से अटेस्टेशन कराना जरूरी होगा, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है? आप लोग बेरक निकाल के पढ़ते रहो मेरे साथ में, ठीक है। ईच ऑफ हुम हैज सीन द एग्जीक्यूटेंट साइन, और इनमें से दोनों में से मतलब हर बंदे ने, जो एग्जीक्यूटेंट होगा ना हमारा, अभी मैं बताऊंगा इसका मतलब भी आपको, इसमें से बतेरे सवाल बन के आते हैं। एग्जीक्यूटेंट का साइन करते हुए विटनेसेस ने देखा हो कि भैया हाँ ये एग्जीक्यूटेंट जो है ना, इन्होंने हमारी आंखों के आगे ही सिग्नेचर करा, और सेल डीड, मॉर्गेज डीड, लीज डीड, गिफ्ट डीड जब ये बना रहे थे उस टाइम पे इन्होंने मेरी आंखों के आगे ही, मैं विटनेस अगर हूं, मैं और सुनील जी विटनेसेस हैं, और रश्मि और रश्मिता ने अपने आपस में सेल डीड बनाई कि रश्मिता का जो जमीन है वो रश्मि खरीदेंगी, ठीक है। और आपस में इन्होंने सेल डीड बनाई, हमने अपनी आंखों के आगे देखा, हाँ भाई सेल डीड बनी है, रश्मिता ने भी सिग्नेचर करे हैं, रश्मि ने भी करे हैं, फिर इसके बाद मैंने सिग्नेचर करे हैं, फिर सुनील जी ने करे हैं। तो सुनील जी और मैं क्या माने गए? हम दोनों क्या माने गए? विटनेसेस। और
इंस्ट्रूमेंट है, सेल डीड इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट, और जो ये अपना इंस्ट्रूमेंट अपना प्रिपेयर हुआ है, और हमने और सुनील जी ने दोनों में से, हम दोनों में से अपनी आंखों से दोनों को अपना एग्जीक्यूट करते हुए, अपना सेल डीड को, मॉर्गेज डीड या कोई भी इंस्ट्रूमेंट को एग्जीक्यूट करते हुए हमने देखा है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटेंट कौन होंगे? एग्जीक्यूटेंट होंगे रश्मि और रश्मिता। विटनेस कौन होंगे? हम दोनों, आयुष और अपना सुनील जी। इतनी बात क्लियर हो गई। हालांकि भी और ये डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट यहां पे जो जो शब्द हमारे को नजर आ रहे हैं, हमारे को वो पता होना चाहिए, उनका मतलब पता होना चाहिए। जो हम अपनी कॉपी में शब्द लिख रहे हैं उसका मतलब नहीं पता होगा तो कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है जी, चलो ये बात क्लियर हो गई। एग्जीक्यूटेंट ने साइन या कोई अपना अंगूठा लगाया हो, ठीक है, साइन या अपना कोई मार्क लगाया हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है विटनेस के तौर पे, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के, और हैज सीन सम अदर पर्सन साइन द इंस्ट्रूमेंट इन द प्रेजेंस एंड बाय द डायरेक्शन। या फिर रश्मिता ने कहा यार मैं साइन नहीं कर रही, और अपना कोई ए नाम के व्यक्ति को एजेंट अपना लेके आई थी, एजेंट तुम साइन कर दो यार। ठीक है, तो मैंने रश्मिता के एजेंट को साइन करते हुए या अंगूठा लगाते हुए देखा। ठीक है, मैंने खुद रश्मिता के अपने एजेंट को या उसके अपने एजेंट को मैंने साइन या अंगूठा लगाते हुए देखा। ठीक है, एंड बाय द डायरेक्शन ऑफ द और हैज रिसीव्ड फ्रॉम द एग्जीक्यूटेंट अ पर्सनल नॉलेज ऑफ द सिग्नेचर और मार्क। या फिर रश्मिता ने मुझे कहा, या मैं स्कूटर पे आ रहा था, ठीक है, अपना जब सेल डीड एग्जीक्यूट होनी थी, बट मैं स्कूटर पे आ रहा था, मेरा पंचर हो गया स्कूटर का, तो इस केस में मैं थोड़ा लेट पहुंचा। इतनी देर में एग्जीक्यूटेंट में सिग्नेचर और अपना अंगूठा लगा चुके थे। मैंने देखा डॉक्यूमेंट, हाँ सिग्नेचर अंगूठा तो रश्मिता का ही है। रश्मिता क्या तुमने सिग्नेचर करा है? हाँ जी मैंने सिग्नेचर करा है। तो यानी कि मैंने पर्सनल नॉलेज करते हुए रश्मिता से पूछा, एग्जीक्यूटेंट से पूछा। ठीक है, ये भी सफिशिएंट है। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, और ऑफ द सिग्नेचर ऑफ सच अदर पर्सन, या सिग्नेचर किसी और बंदे ने अपना सिग्नेचर किया है, तो मैंने पर्सनल नॉलेज पे इस बात को वेरीफाई करा। ठीक है, बट इट शैल नॉट बी नेसेसरी दैट मोर देन वन ऑफ सच विटनेसेस शैल हैव बीन प्रेजेंट एट द सेम टाइम एंड नो पर्टिकुलर। इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि भाई दोनों बंदे प्रेजेंट हो, मेरा भी प्रेजेंट होना सफिशिएंट है। दूसरी बात, अटेस्टेशन कराने का कोई फॉर्मेट भी है क्या? अटेस्टेशन, जो हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं अटेस्टेड, कि ये डॉक्यूमेंट अटेस्टेड है या नहीं है, क्या इसका कोई अपना फॉर्मेट भी है? क्वेश्चन ये आता है हमारा यहां पे समझने के लिए, क्वेश्चन ये आता है कि क्या यहां पे अटेस्टेशन का कोई फॉर्मेट है? ठीक है, हाँ थोड़ी सी ब्लर आ रही है, बट कोई बात नहीं, अभी मेरी ऑडियो पे ध्यान दीजिए अभी। ठीक है, मेरी ऑडियो पे ध्यान दीजिए। तो हमने क्या पढ़ा? अटेस्टेड। अटेस्टेड के हमने क्या कहा कि इसमें मुद्दे वाली बात क्या पड़ी? दो या दो से ज्यादा विटनेस अपना इंस्ट्रूमेंट को अटेस्ट करते हैं। ये बात को एग्जाम में ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। एग्जाम में ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं कि दो या दो से ज्यादा विटनेस जो है अपना विटनेस होने चाहिए कोई भी डॉक्यूमेंट को अटेस्टेशन कराने के लिए। डॉक्यूमेंट की बात नहीं हो रही है, इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है। अब इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एक ऐसा नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये सारी कड़ियां कैसे जुड़ी हुई हैं, समझ में आई मेरी बात? ये सारी कड़ियां कैसे जुड़ी हुई हैं? सभी लोगों को ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ियां हैं, तो इस पे गौर करिएगा, इस पे गौर करिएगा। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा भाई, अब तो क्लियर हो गया होगा सब, अब तो A1 हो गया। हाँ, वो थोड़ा सा ना वाईफाई का थोड़ा, वो इंटरनेट का थोड़ा इशू आ जाता है जब ब्लर हो जाती है। ठीक है, अब तो क्लियर है भाई। ठीक है, चलो, हमने अटेस्टेशन के अंदर क्या पढ़ा था? अटेस्टेशन हमने इसके अंदर पढ़ा कि ये क्या, कोई भी अपना इंस्ट्रूमेंट अगर आप अपना तैयार कर रहे हो, यानी कि अगर कोई भी नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट आप कर रहे हो, ठीक है, नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट आप कोई अपना प्रिपेयर कर रहे हो, तो उस डॉक्यूमेंट को, उस इंस्ट्रूमेंट को आपको अटेस्ट कराना जरूरी है। और अटेस्ट किसके द्वारा कराना जरूरी है? दो या दो से ज्यादा विटनेस के द्वारा अटेस्ट कराना जरूरी है। अब वो जो विटनेस भाई होंगे हमारे, तो विटनेस ने या तो अपनी आंखों से देखा हो एग्जीक्यूटेंट को साइन करते हुए, या तो अपना उसने कोई एजेंट ने साइन करा हो तो एजेंट को देखा हो, या पर्सनल नॉलेज एग्जीक्यूटेंट से ली हो कि हां आपने ही साइन करा है। ठीक है, या फिर अपना ठीक है, बस इतनी सी बात है। बट और एक और बात हमने पढ़ी क्या आखिर में, कि क्या अटेस्टेशन का कोई अपना फॉर्मेट भी होता है क्या? नहीं, कोई फॉर्मेट नहीं होता है अटेस्ट कराने के लिए। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब एक एग्जांपल देके मैं आपको ये सारी कहानी बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। ठीक है, एग्जांपल समझ लेते हैं, उससे आपको दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी। प्रैक्टिकली अपना एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मैंने बना के रखा हुआ है आप लोगों के लिए एग्जांपल लें। एक ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, एक ए नाम का व्यक्ति है। ए ने क्या करी? एक अपनी सेल डीड बनाई। ठीक है, इसको अपना मकान बेचना होगा, इस व्यक्ति को अपना मकान बेचना होगा। ठीक है, सेल डीड की, आई वांट टू सेल माय दिस हाउस
ठीक है, एट दिस अमाउंट टू दिस पर्सन। ठीक है, अब ए ने अपने सेल डेट बना के अपना यहां पे सिग्नेचर कर दिया। ठीक है, ए ने अपनी सेल डेट बना के, आप लोग अपना एग्जांपल ऐसे बनाना चाहो अपनी कॉपीज में तो बना सकते हो। ये तो सिग्नेचर करा या थंब लगाया, अंगूठा लगाया या अपना सिग्नेचर का ए नाम के व्यक्ति ने। ठीक है, अब यहां पे इस सिग्नेचर या सेल डेट बनाते हुए या सिग्नेचर करते हुए ए नाम के व्यक्ति को बी ने भी देखा और सी ने भी देखा। तो बी ने भी अपना सिग्नेचर कर दिया, सी ने भी अपना सिग्नेचर कर दिया। बी और सी अपने क्या हो गए, विटनेस हो गए। ठीक है, बी और सी अपने क्या हो गए, विटनेसेस हो गए कि हां हमारी आंखों के आगे ए नाम के व्यक्ति ने ही सेल डीड बनाई है। तो और हमारा सेक्शन नंबर 3 के अंदर जो थर्ड पॉइंट है अटेस्टेशन के बारे में जो बात करता है, वहां पे भी लिखा हुआ है कोई भी आप अपना इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर करोगे वहां पे एटलीस्ट 2 बंदों का अटेस्टेशन कराना जरूरी है। ठीक है, अब ए ने जो अपना सिग्नेचर करा तो ए सेल डीड के ऊपर, तो ए नाम का व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटेंट। ए नाम के व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, सेल डीड मतलब एग्जीक्यूटेंट, कि ये ए नाम का व्यक्ति है, इसने सेल डीड को एग्जीक्यूट करा है। ये ए नाम के व्यक्ति ने ही सेल डीड को एग्जीक्यूट करा है। ठीक है, और ए नाम के व्यक्ति को क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेंट। अपनी कॉपीज में लिखते रहो भाई ये एग्जांपल। ठीक है, मैं इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूं। और जो एग्जीक्यूटेंट का मतलब क्या होता है, उसको ब्रैकेट में एक लाइन लिख लो छोटी सी, हु एग्जीक्यूट अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, मैं ऐसे लिख के बता देता हूं। ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति क्या माना जाएगा, एग्जीक्यूटेंट। एग्जीक्यूटेंट का मतलब हु एग्जीक्यूटेड सेल डीड। ठीक है, अब एक बार जब डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है तब यहां पे रिक्वायरमेंट होती है अटेस्टेशन की। अटेस्टेशन के लिए 2 या 2 से ज्यादा विटनेसेस की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम 2 होने चाहिए। अब यहां पे अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट है 2 या 2 से ज्यादा विटनेसेस की हमारे को रिक्वायरमेंट है। अब क्वेश्चन यहां पे यही आता है, हाउ मेनी विटनेसेस रिक्वायर्ड फॉर द अटेस्टेशन। ये ना एग्जाम के अंदर मेंस का क्वेश्चन ऐसे ही बन के आता है, हाउ मेनी अटेस्टेशन के लिए 2 बंदे चाहिए, बट एक क्वेश्चन बन के आएगा, हाउ मेनी विटनेसेस आर रिक्वायर्ड फॉर द अटेस्टेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। द आंसर इज 2 और मोर पर्सन, 2 और मोर पर्सन। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आ गई। ठीक है, फिर इसी बात पे एक क्वेश्चन बना के लिखो। एक अब मैं थोड़े से क्वेश्चन आपको लिखवा देता हूं, एक क्वेश्चन बना के लिखो। कैन ए, इसी के एग्जांपल में से नए क्वेश्चन निकल के आएंगे। ठीक है, कैन ए, ये ए ऐसे गोला बना के लिखना ए को, ठीक है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। कैन ए गिव्स अथॉरिटी टू एनी पर्सन, कैन ए गिव्स अथॉरिटी टू एनी पर्सन टू एग्जीक्यूट सेल डीड, क्वेश्चन मार्क। क्या ए नाम का व्यक्ति, यानी कि मैं अगर अपनी प्रॉपर्टी के बेचने के लिए या सेल डीड बना रहा हूं तो मैं सेल डीड बनाऊंगा और मैं सिग्नेचर करूंगा, लेकिन क्वेश्चन ये आता है क्या मैं सेल डीड पे एग्जीक्यूट करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को बोल सकता हूं क्या, बताओ जरा। अभी मैंने आपको ये सेक्शन नंबर 3 के अंदर थर्ड पॉइंट अटेस्टेशन जब पढ़ा रहा था उस टाइम पे एक बात बताई थी, तो इसका आंसर यस होगा नो होगा, बताओ। कैन ए गिव्स अथॉरिटी टू एनी पर्सन टू एग्जीक्यूट सेल डीड, क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर ए होगा, सॉरी यस होगा नो होगा। द आंसर इज यस, द आंसर इज यस कॉमा, इसका आंसर होगा यस कॉमा, एजेंट ऑफ एग्जीक्यूटेंट। एजेंट ऑफ एग्जीक्यूटेंट जो है वो अपना सेल डीड को अटेस्ट कर सकता है, ओ सॉरी एग्जीक्यूट कर सकता है, अटेस्ट तो नहीं कर सकता ना। अभी बताऊंगा, इसके बारे में भी कंफ्यूजन बहुत आती है कि क्या यहां पे विटनेस एग्जीक्यूटेड बन सकता है या एग्जीक्यूटेड विटनेस बन सकता है क्या, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और जो वकील अपना ये प्रिपेयर कर रहा होगा सेल डीड, क्या वकील विटनेस बन सकता है क्या, या वकील अपने ही डॉक्यूमेंट को जो सेल डीड अपनी बना रहा है खुद ही एग्जीक्यूटेड बन सकता है क्या, ये सारे क्वेश्चन अभी दिमाग में आएंगे, मतलब ये क्लियर करूंगा मैं। ठीक है, धीरे 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 धीरे। तो इसका आंसर है यस कॉमा, एजेंट ऑफ एग्जीक्यूटेंट। ठीक है, और नीचे अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना हो तो लिख सकते हो कि जब एजेंट इस इंस्ट्रूमेंट को अपना एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो 2 विटनेसेस के सामने किया होना चाहिए, ताकि 2 विटनेसेस अपने गवाह हो कि हां भाई ये जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है ये ए नाम के व्यक्ति के एजेंट के द्वारा एग्जीक्यूट हुआ है, हमने अपनी आंखों से देखा है, जिनसे हमारे को दिखाई नहीं देता है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात।
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एजेंट ने पहले साइन कर दिया हो और विटनेसेस को बाद में बता दिया हो कि देखो भैया मैंने साइन कर दिया, विटनेस का अच्छा साइन कर दिया, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। तो पर्सनल नॉलेज, यानी कि यहाँ पे पर्सनल नॉलेज एजेंट ने दे दी हो विटनेसेस को, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है एक्नॉलेज कर दिया हो विटनेसेस को, ऐसा भी किया हो तो फिर अपना विटनेसेस यहाँ पे सिग्नेचर कर दिया हो, ऐसा भी काम चल जाएगा। तब भी बोला जाएगा कि हाँ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट प्रॉपरली हो चुका है, ठीक है। एक नोट बना के एक लाइन लिख लो, एक नोट बना के एक लाइन लिख लो जरा। execution of document, execution of document by executant or agent, execution of document by executant or agent must be voluntary, must be voluntary, must be voluntary and free consent, and free consent full stop, and free consent full stop। ऑब्वियसली बात है भाई, जैसे कि मैं ए नाम के व्यक्ति के घर पे गया, सेल डीड बना मेरे नाम पे बंदूक रख के, तो वो सेल डीड की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। बट वो प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो सेल डीड बनाई गई है ये वॉलेंट्री नहीं बनाई गई है, फ्री कंसेंट से नहीं बनाई गई है, ठीक है जी। मूवीज वगैरह में देखते नहीं है गुंडे लोग जो हैं वो साइन करवा रहे होते हैं, अंगूठा लगवा रहे होते हैं सबकी प्रॉपर्टी के कागजों के ऊपर, हाँ है ना, कि आज से ये प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं रही, मेरी हो गई है। तब ये आगे चल के अगर कोई डिस्प्यूट अराइज करेगा, कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरी सेल डीड पे साइन करवाया, वॉलेंट्री साइन नहीं करवाया, फ्री कंसेंट, तो वो प्रूव करे इस बात को, ठीक है। बट गवाही देने उनके खिलाफ कोई आता नहीं था क्योंकि वो गुंडे लोग थे, ठीक है, मूवीज वगैरह। तो ये इसका मतलब ये होता है, इस चीज को हम ऐसे तरह से समझते हैं, ठीक है। एक केस आया है 2023 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। एक केस है हमारा 2023 सुप्रीम कोर्ट का, नालिनी प्रसाद वर्सेस काली प्रसाद 2023, ठीक है। नालिनी प्रसाद वर्सेस काली प्रसाद। नालिनी प्रसाद वर्सेस काली प्रसाद। पहले ना इस केस की पहले अच्छे से कहानी समझ लो, तब आपको सारी कहानी मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको समझ में आएगी। इस केस का नाम समझ लो पहले। देखो एक औरत थी, मैंने ना ये शायद केस आपको कहीं ना कहीं डिस्कस भी किया है, शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बट स्टिल, बट समझ लो। एक लेडी थी 70 साल की, ठीक है। 1981 के अंदर उस लड़की, उस लेडी की, उस औरत की जो एज थी वो 70 साल थी, 1981 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और उसका एक बेटा भी था, लेकिन बेटे की डेथ हो चुकी थी, ध्यान से समझना कहानी को, ठीक है। और उस बेटे की डेथ हो चुकी थी, फिर उसका एक ग्रैंडसन भी था, ठीक है, पोता जिसे हम बोलते हैं, तो उसका पोता था, यानी कि दादी और पोता साथ रह रहे थे, दादी और पोता, ठीक है। दादी 70 साल की थी, बेटा मर चुका था और पोता था। तो दादी ने विल बनाई कि मैं अपनी प्रॉपर्टी, मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे पोते के नाम पे होनी चाहिए, ठीक है। फिर दादी ने क्या करा, 1982 में अपने पोते की शादी भी करा दी, अपने पोते की शादी भी करा दी, और शादी कराने के 6 महीने के बाद दादी की डेथ हो जाती है, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है। 6 महीने के बाद दादी की डेथ हो जाती है, 70 साल की उम्र की थी दादी और उनकी डेथ हो जाती है। चलो जी, जैसे ही दादी की डेथ हुई, एक पिक्चर में कैरेक्टर आता है नालिनी प्रसाद। ये नालिनी प्रसाद कितने साल के हैं जी? 1 साल के। आपको मजाक लग रहा होगा बट सच्चाई है भाई। ये नालिनी प्रसाद कितने साल के हैं? 1 साल के, 1 ईयर ओल्ड। ये नालिनी प्रसाद ये क्लेम करते हैं कि ये जो दादी की डेथ हुई है, ये नालिनी प्रसाद और दादी का कोई रिश्ता नहीं है। मैं आपको एक पहले क्लियर करके चल रहा हूं, पहले कहानी समझते रहना। ये नालिनी प्रसाद ये क्लेम करते हैं कि भाई साहब, जज साहब, जब ये दादी की डेथ हुई है, दादी की डेथ हो जाने से पहले दादी ने मुझे क्या करा था? एडॉप्ट करा था। दादी ने मुझे एडॉप्ट करा था और दादी ने बोला था कि बेटा मैं तेरे को एडॉप्ट करती हूं, मेरा पोता जाए भाड़ में, जब मैं मर जाऊंगी तो मेरी सारी प्रॉपर्टी बेटा नालिनी प्रसाद तू ले लियो, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। और दादी ने यह भी बोला था कि मेरा पोता मेरे पालन पोषण नहीं करता, वो बेकार बच्चा है, बेकार पोता है, तो मैं उसको प्रॉपर्टी नहीं देना चाहती। तू ऐसा कर, मैं तेरे को एडॉप्ट कर रही हूं, तू मेरा बच्चा है, ठीक है, मेरे मरने के बाद तू मेरी सारी प्रॉपर्टी ले लियो। बात यहां ये सच्चाई वाली केस है, आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पढ़ लेना, ही मैंने नाम लिख दिया है,
पूरा जजमेंट की कॉपी पढ़ लेना, मेरी बात पे भरोसा नहीं होता हो तो, ये ऐसी फैक्ट है, ठीक है। चलो अब नालिनी प्रसाद का कहना था कि ये जो दादी है ये प्रॉपर्टी अपनी सारी मेरे नाम पे ट्रांसफर करना चाहती थी, बट पता नहीं विल निकल के आ गई, विल से पोते के नाम पे हो गई है। तो जैसा साहब ये पोते को ना मिलके मुझे मिलनी चाहिए, मैं नालिनी प्रसाद हूं, मैं 1 साल का हूं, और हालांकि 1 साल का है तो इसके माँ बाप ही केस लड़ रहे होंगे, नालिनी प्रसाद के माँ बाप ही केस लड़ रहे थे, ठीक है। तो मैं इस प्रॉपर्टी को मुझे मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ट्रायल कोर्ट में जब ये मैटर गया तो ट्रायल कोर्ट में अपना मामला चल रहा था, ट्रायल कोर्ट ने कहा चलो ठीक है पुत्र, हम जो है ये जो पोता है इसको प्रॉपर्टी नहीं देते हैं, नालिनी प्रसाद तुझे दे देते हैं, जा बेटा तो खुश रहे। इतनी बात क्लियर हो गई, ट्रायल कोर्ट ने अपना नालिनी प्रसाद को प्रॉपर्टी दे दी। अब जो ये जो और जो पोते की बात कर रहा हूं ना, पोते का नाम है काली प्रसाद, पोते का नाम है काली प्रसाद। अब ये जो काली प्रसाद था इसको गुस्सा आया, भैया मेरे नाम पे विल है, मेरी दादी ने मेरे नाम पे विल बनाई है तो मुझे मिलनी चाहिए ना। अब ये नालिनी प्रसाद कहां से आ गया, प्रॉपर्टी ले गया। तो जो काली प्रसाद था वो गए अपना हाई कोर्ट के अंदर, अपील के अंदर, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो हाई कोर्ट में अपील डाली, हाई कोर्ट में अपना अपील डालने के बाद काली प्रसाद ने बोला कि जज साहब एक बात बताओ, मेरी दादी है, मेरी दादी ने मेरी शादी कराई है, ठीक है, मेरी दादी ने अपने हाथों से मेरे नाम पे विल लिखी है। अब ये ट्रायल कोर्ट ने प्रॉपर्टी दे दी कोई नालिनी प्रसाद व्यक्ति को, उसका कोई नाता नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं, उसका कुछ मतलब नहीं, बट अपना नालिनी प्रसाद को प्रॉपर्टी कैसे दे दी? जज साहब ये तो गलत बात है। तो यहां पे अपना हाई कोर्ट में मैटर गया, और जो अपना हाई कोर्ट के अंदर एक ये भी फैक्ट था कि ये जो नालिनी प्रसाद है इसने कोई सबूत पेश नहीं करा, ये प्रूव करते हुए कि दादी और काली प्रसाद यानी कि पोते का कोई आपस में लड़ाई झगड़ा था, ऐसा कोई सबूत भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई सबूत भी नहीं है। बस एक स्टेटमेंट है जो नालिनी प्रसाद ने अपनी कोर्ट में दिया है कि भाई साहब मेरी दादी ने मुझे अडॉप्ट करा था, दादी पोते से लड़ाई करती थी और पोते को अपनी प्रॉपर्टी देना नहीं चाहती थी, मेरे को अडॉप्ट करा और मेरे को प्रॉपर्टी दे दो भाई। ट्रायल कोर्ट ने प्रॉपर्टी दे दी, बस एक स्टेटमेंट के आधार पे, ना कोई सबूत, विल फॉर्ज्ड है इसका भी कोई सबूत नहीं है, दादी और पोते की लड़ाई होती थी इसका भी कोई सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी सबूत नहीं है, ठीक है। बस एक स्टेटमेंट के आधार पे प्रॉपर्टी उसको मिल गई, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट दी थी और इसको अटेस्ट कराना पड़ता है, स्टेटमेंट विटनेसेस के द्वारा भी अटेस्ट कराई गई थी ये स्टेटमेंट वगैरह, ठीक है। हाई कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि एज पर लॉ नो एडॉप्शन टेक प्लेस इफ पर्सन इज हैविंग सन, ग्रैंडसन, ग्रैंडसन। आपने अगर मेरे से सक्सेशन एक्ट पढ़ा हुआ है, आपको मैंने एक चीज पढ़ा रखी है कि अगर आपके पास लड़का है, आपका कोई भी लड़का मतलब बेटा है, पोता है, पर पोता है, तो आप एक और लड़के को अपना अडॉप्ट नहीं कर सकते हो, ये कानून है हमारा, सिंपल सा कानून है। तो भाई साहब जो ये अपना नालिनी प्रसाद बोल रहा है कि मेरे को अडॉप्ट करा है, तो ये अडॉप्ट तो वैसे ही वॉइड है कानून के तहत, तो हाँ है ना, बताओ जरा, ये कानून के तहत तो वैसे ही वॉइड है, ठीक है। इसीलिए तो हाई कोर्ट ने हेल्ड करा कि भाई एक बात बता नालिनी प्रसाद, तू कहां का प्रॉपर्टी लेने आ गया? अगर तू बोल रहा है दादी ने तुझे अडॉप्ट करा था तो अडॉप्शन तो वैसे ही वॉइड है, क्योंकि नालिनी प्रसाद के पास तो अपना जो पोता है वो तो ऑलरेडी एक लड़का अपनी पीढ़ी में है ही, वो एक और लड़के को अडॉप्ट कर ही नहीं सकती जब उसके पास ऑलरेडी लड़का है, तो अपना पोता है अपना, ठीक है। तो तुम निकलो ऐसे केस में हाई कोर्ट ने जजमेंट को रिवर्स कर दिया, ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स कर दिया और सारी प्रॉपर्टी काली प्रसाद के नाम घोषित कर दी और नालिनी प्रसाद को चलता बनाया, चलो यहां से जाओ। फिर नालिनी प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी, नालिनी प्रसाद में सुप्रीम कोर्ट में अपील करी, जो केस का नाम है नालिनी प्रसाद वर्सेस काली प्रसाद, ये केस का नाम है कि मेरे को प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए या काली प्रसाद को नहीं मिलनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड करा, सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूड करे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कि हाँ भाई काली प्रसाद आप भी अपने डॉक्यूमेंट लेके आओ, नालिनी प्रसाद आप भी अपने डॉक्यूमेंट लेके आओ, बट नालिनी प्रसाद के पास तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं था, ठीक है। तो काली प्रसाद के पास अपनी प्रॉपर विल है, अपने हाथों से दादी के हाथों से लिखी हुई विल है, सब कुछ है, तो नालिनी प्रसाद का तो पलड़ा भारी है ही वैसे ही, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपना दिए, तो यहां पे नालिनी प्रसाद से पूछा कि हाँ भाई दादी ने तुम्हारे को अडॉप्शन में लिया है? हाँ जी मेरे को अडॉप्ट किया है, कोई फोटो वोटो है? क्योंकि अडॉप्शन का मतलब मैंने आपको एक चीज बढ़ा रखी है सक्सेशन में, जब अडॉप्शन में दिया जाता है तो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में पढ़ाया था ना, जब अडॉप्शन में दिया जाता है तो वहां पे सेरेमनी परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, गिविंग एंड टेकिंग ऑफ अ चाइल्ड, सेरेमनी परफॉर्म होना बहुत जरूरी है, एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से लेना, हाँ है ना, गिविंग एंड टेकिंग ऑफ अ चाइल्ड होना जरूरी है। ये सेरेमनी अगर नहीं होती है तो अडॉप्शन की वैलिडिटी के ऊपर बात आ जाती है, ठीक है। तो यहां पे अपना तो बोला सुप्रीम कोर्ट साहब ने कि अच्छा सेरेमनी हुई होगी अडॉप्शन की? हाँ हुई है, तो बताओ जरा, दिखाओ मेरे को फोटो वगैरह दिखाओ। तो यहां पे 3 फोटोग्राफ सेरेमनीज की अपनी पेश करी गई,
अब कोर्ट ने यहां पे एक डाउट रेज कर दिया, अरे भाई इतना धूमधाम से तुम कह रहे हो प्रोग्राम हुआ था एडॉप्शन का, और तुम्हारे पे पूरे प्रोग्राम में बस 3 फोटो हैं, और अभी तो तुम 1 साल के हो, अभी तो दादी की डेथ हुई है, तो यहां पे एक बात बताओ, बस 3 फोटोग्राफ है तुम्हारे पास। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कैमरे वाले की प्रॉब्लम होगी, कैमरे वाले ने फोटो उड़ा दी होंगी वगैरह। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात को बहुत गौर से देखा कि जो दादी हैं, दादी के बालों को कलर करा हुआ है, दादी के बालों को कलर करा हुआ है, जैसे डाई लगाते हैं ना, काले बाल कर लेते हैं डाई लगा के, तो दादी के बाल काले नजर आ रहे हैं। और यहां पे ये जो काली प्रसाद उसका पोता था, वो तो अपनी दादी को बहुत अच्छे से जानता है, वो ये कहने लगा, सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जेक्शन आया, जज साहब मेरी दादी ने तो कभी बालों में डाई लगाई नहीं, और फोटो में डाई कैसे लगा रखी है मेरी दादी ने। जज साहब ये तो और डाउट वाली बात है, मेरी दादी ने तो पूरे जीवन भर में आज तक कभी डाई लगाई ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पे वेरिफिकेशन के लिए फोटो को भेजा गया, और यहां पे पाया गया कि ये जो फोटो है ये फॉर्ज्ड फोटो है, ये जाली फोटो लगाई गई है, मॉडिफाई करके जाली फोटो यहां पे प्रिपेयर करके सुप्रीम कोर्ट में ऐसा एविडेंस के रूप में पेश करी गई है। तो ये कोई सेरेमनी जो ये कह रहे हैं एडॉप्शन की, ये कोई हुई नहीं है, गिविंग एंड टेकिंग वाली सेरेमनी कभी हुई नहीं है, एडॉप्शन कभी हुआ ही नहीं है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। और ये जो 70 साल की लेडी फोटो में दिखाई जा रही है, इसको रिप्लेस करके, चेहरे को रिप्लेस करके किसी दादी का चेहरा लगाया, लेकिन औरत कोई और है ये, और जिसके बाल काले शो हो रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक और पॉइंट रेज करा कि चलो ठीक है, तुम्हारा एक झूठ तो पकड़ा गया। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने रेज करी कि जब जो ये दादी हैं वैसी 70 साल की हैं, वैसी आखिरी स्टेज पे चल रही हैं, क्योंकि तबीयत भी खराब थी, जब इन्होंने दादी ने अपने पोते की शादी जल्दी कर दी थी, और 6 महीने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब उनके पास अपना पोता है, वो तुम्हारे को अडॉप्ट क्यों करेगी, और तुम्हारे में ऐसा क्या है जो उन्होंने तुम्हारे को अडॉप्ट करा, इसका रीजन दो। इस क्वेश्चन जो सुप्रीम कोर्ट ने रेज करा, इसके बारे में भी कोई जवाब नहीं था अपने नलिनी प्रसाद के पास में, कि ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारे को 1 साल की उम्र में यहां पे अडॉप्ट कर लिया। ऐसे नलिनी प्रसाद को, अपनी दादी को तो कोई जरूरत भी नहीं थी, दादी को तो कोई जरूरत भी नहीं थी, उनके पास तो अपने एक पुश्तैनी है ही बंदा जो उनका प्रॉपर्टी का टेक केयर करने वाला है। और थर्डली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मान लेते हैं तुम्हारा एडॉप्शन हुआ भी है, तो कानून हमारा क्लियर है। कानून क्या बात कहता है कि जब दादी के पास एक लड़का है, तो वो दूसरे लड़के को अडॉप्ट नहीं कर सकते, लड़का इन द सेंस पोता। ठीक है, तो 3 कैटेगरी होती है ना, या तो लड़का हो, या तो पोता हो, या परपोता हो। तो दादी के पास पोता तो है, तो एक और लड़का कैसे अडॉप्ट करेगी, वो कर ही नहीं सकती। अगर करा भी है तो वो वाला अडॉप्शन वॉइड माना जाएगा। हमारा कानून भी इस बात पे क्लियर है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड द केस इन द फेवर ऑफ काली प्रसाद एंड डेड थ्रू एलआर्स। ठीक है, एंड मतलब ये काली प्रसाद भी मर गया था, मर चुके थे, और इनके जो एलआर्स थे वो केस को कंटेस्ट कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे काली प्रसाद के, इनके हित में जजमेंट दिया, और इंटरेस्ट इनके हित में दिया कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो हेल्ड करी जाती हैं एलआर्स ऑफ काली प्रसाद। बात खत्म, केस सॉल्व। बताओ भाई, क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, अरे ठीक है भैया, ठीक है। और ना कल की क्लास में, कल क्या है, हाँ कल की क्लास तो होगी। सर, इफ एनीवन हैज 2 daughters एंड 1 son एंड 1 son डेड, यानी कि सुनील जी का एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। 2 बेटियां हैं, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ है, इनकी 2 बेटियां हैं, ठीक है, और 2 सन, एक सन है और एक और सन है, इसमें एक सन डेड हो गया। बचे कौन कौन लोग? ये 2 daughters और एक सन बचा। ठीक है, एक्सीडेंट। कैन द पर्सन अडॉप्ट अ मेल चाइल्ड? नहीं भाई, तब भी अडॉप्ट नहीं कर पाएगा ना। ये हस्बैंड या वाइफ दोनों चाहते हैं, चलो एक और बेटा कर ले, नहीं, तभी अडॉप्शन नहीं कर सकते। सॉरी, आपका एक और बेटा है ना, ठीक है, इसीलिए आप अडॉप्शन में नहीं ले सकते। सॉरी, क्लियर है मेरी बात सुनील जी? नहीं ले सकते, आपका एक बेटा है ना, इसीलिए। हाँ, एक ही है तो आप अडॉप्शन में नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, सॉरी, आप नहीं ले सकते हो। अगर वैसे पालन पोषण करना वैसे कर लो, बट वैलिड एडॉप्शन आप नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। और इसमें ऐसा कुछ लिखवाने वाली बात नहीं थी। ये मुझे लगता है आपको 2023 का आपको केस पता होना चाहिए कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई गई थी अपने नलिनी प्रसाद ने, वो स्टेटमेंट को अटेस्ट कराया गया था 2 विटनेसेस के द्वारा। तो मेन पॉइंट ये था मेरा, 2 विटनेसेस को अटेस्टेशन में अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई थी ना, तो इस वजह से वो आपको बताना चाह रहा था। ठीक है जी, चलो, दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। आई होप आपको आज की क्लास के अंदर मजा आया होगा।
और चीजें समझ में आई होंगी। एंड अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप अपना ग्रुप पे रेज कर दीजिएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।